नमस्कार मित्रों, मैं आकाश यादव वीर भोगे वसुंधरा चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम सब बातें करेंगे अनुच्छेद 32 जो मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार प्रदान करता है और साथ ही साथ ये जानेंगे कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक समाधान या उपचार के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कितने प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। मूल अधिकारों के तहत सुरक्षा या गारंटी की बात 4 जगह की गई है। वो 4 के 4 अनुच्छेद मैं आपको बताता हूँ, जिनमें से 2 के बारे में हम लोग आज विशेष तौर पे चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और 359। लेकिन आज हम लोग इन 2 ही अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 यह अधिकार देता है सरकार के किसी फैसले से किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार अगर बाधित हो रहे हैं तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। पहले मैं थोड़ी सी आपको सरसरी जानकारी दे दूंगा, उसके बाद मैं बिंदुवार आपके समक्ष बातों को रखूंगा जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। न्यायालय में जितने भी जनहित याचिका दायर होती हैं वो अनुच्छेद 32 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दायर की जाती है। आप समझ सकते हैं कि मैं ये बातें इतने सरल शब्दों में आपके समक्ष रख रहा हूं। अगर यहाँ थोड़ी सी मुझसे अगर गलती होती तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। न्यायालय को अगर लगता है सरकार का कोई आदेश नागरिक के मौलिक या संवैधानिक अधिकार का हनन कर रहा है तो न्यायालय सरकार के आदेश को निश्चित तौर पर रद्द कर देगा। उसी प्रकार कोई कानून नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला पाया जाता है तो भी न्यायालय उसे निरस्त कर देगा। अनुच्छेद 32 इतना महत्वपूर्ण है जिसके बारे में हम आज आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और साथ ही साथ मैं अपनी बातें आप लोगों के समक्ष रखूंगा। उससे पहले इसके बारे में कुछ नीतिगत जो बातें हैं संविधान में वर्णित उनके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 32 बहुत अहम प्रावधान है क्योंकि यह संविधान का मूल ढांचा है। इसलिए भारत में न्यायपालिका ही एक गारंटी देती है भारतीय लोगों को कि उन लोगों की सुरक्षा निश्चित हो सके, सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस कारण अनुच्छेद 32 को बहुत विशेष दर्जा प्राप्त है। वहीं बात की जाए अनुच्छेद 226, सरकार के खिलाफ सीधे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं आप, अगर ऐसा लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो या उत्पीड़न हो रहा हो। हालांकि 226 को मौलिक अधिकार देखने का अधिकार नहीं है, कारण इसके पीछे दर्जा नहीं मिला हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वही कहती है, अपने फैसलों में व्यवस्था करती है कि जिस बात का समाधान हाई कोर्ट स्तर पर हो उसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह देखा जाए तो अनुच्छेद 226 भी संवैधानिक समाधान 226 भी अगर देखा जाए तो संवैधानिक समाधान के तहत मौलिक अधिकारों का ही एक विस्तार स्वरूप है। थोड़ा समझते हैं इनमें अंतर। अनुच्छेद 32 के तहत सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, जबकि 226 के तहत मौलिक अधिकारों के तहत हम और दूसरे कानूनी अधिकारों के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 की याचिका सिर्फ सरकारी संस्थान के खिलाफ या कर्मचारियों के खिलाफ दाखिल हो सकती है, जबकि अनुच्छेद 226 सरकारी और गैर सरकारी और किसी भी व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ दाखिल किया जा सकता है। अब हम चलते हैं अपने बिंदुवार टॉपिक पर, जिनको मैं आप लोगों के समक्ष थोड़ा थोड़ा चर्चा करके इन बातों को स्पष्ट करूंगा। अनुच्छेद 32 जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि मौलिक अधिकारों का रक्षा कवच है। अगर ये रक्षा कवच ना हो तो लाखों मौलिक अधिकार हमारे पास होंगे फिर भी वो शून्य होंगे। मान लिया जाए किसी भी व्यक्ति के पास बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन उन अधिकारों को एक विशेष परिस्थिति में सरकार या किसी संस्था के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा दबा दिया जा रहा है तो फिर आप अपना बचाव किस प्रकार करेंगे। इन्हीं बचावों को मद्देनजर रखते हुए अनुच्छेद 32 को इतना महत्वपूर्ण बताया भीमराव अम्बेडकर ने और कहा कि यह अगर नहीं है तो मौलिक तौर पे सारे अधिकारों की रक्षा कर पाना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसी कारण बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में मौलिक अधिकार की जो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है 32, इसे ही आत्मा कहा है। लेकिन अगर बात किया जाए संविधान की तो संविधान में आत्मा जो है उसे प्रस्तावना को माना गया है। फिलहाल चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान भाग 3 में वर्णित है, हम सब लोग जानते हैं, और इसकी व्याख्या 12 से 35 में की गई है। लेकिन इस बीच में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 13 और 359 में भी ये बातें कही गई हैं। लेकिन जो व्यक्ति विशेष के लिए प्रावधान है, वो 14 से लेके 30 में है। वहीं बात की जाए 31 की, तो 31 रिपील कर दिया गया है। 31 पे फिलहाल किसी और दिन मैं चर्चा करूँगा। लेकिन अगर कुछ जो हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा चर्चा करते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक या शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो इनके ऊपर पूरी तरीके से अपने आप को एक कवच के रूप में कार्य करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तैयार किया गया है। अनुच्छेद 226 को भी जानते हैं। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों में भी अगर कोई दिक्कत होती है तो वे सीधे उच्च न्यायालय में जाके रिट जारी करवा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आप अपने राज्य उच्च न्यायालयों में ये रिट जारी करवा सकते हैं। ये तो बात थी अनुच्छेद 32 और 226 की। अब जानते हैं इनके रीट्स और इनके रीट में क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का हनन होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में रीट जारी कर सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। उससे पहले जानते हैं रीट का अर्थ लिखित तौर पे देखा जाए तो, माफ कीजिएगा, रीट का अगर अर्थ हम समझे तो एक लिखित न्यायालय का आदेश होता है, जिसे भारतीय संविधान में यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। रीट जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों के पास है। इसे लोअर कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय में जारी किया जाए। लोअर कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हो रही है। रीट जारी करने के विषय में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास भिन्नताएं हैं, समानताएं हैं, उनको देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करेगी, और वही सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के हनन पे इसे जारी कर सकती है, और संपूर्ण देश में यानी पूरे भारत में इसे जारी कर सकती है। जबकि वही हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत अन्य मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य जितने भी अधिकार हैं, अगर उनका उल्लंघन या उनको किसी भी प्रकार से जबरन उत्पीड़ित किया जा रहा है तो उसके खिलाफ भी इसे जारी किया जा सकता है। ये राज्य और जिस क्षेत्राधिकार के तहत वो राज्य के हाई कोर्ट आ रहे हैं, वहां पे इसे जारी किया जा सकता है। तो ये तो थी उनके रीट जारी करने के विषय में थोड़ी बहुत जानकारियां और उनमें भिन्नताएं। अब जान लेते हैं कि रीट कितने प्रकार के होते हैं। भारतीय संविधान में रीट 5 प्रकार के बताए गए हैं मौलिक अधिकारों के हनन के दौरान। पहला रीट हम जानते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम कहेंगे हेबियस कॉर्पस। इसका शाब्दिक अर्थ है बंदी बनाए गए व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से सशरीर प्रस्तुत किया जाए, जिसका अगर इस पर न्यायालय रीट तब जारी करेगी जब संबंधित व्यक्ति को 24 घंटे के बाद भी न्यायालय में सशरीर नहीं प्रस्तुत किया गया है, और उस व्यक्ति के परिवारजन न्यायालय में जाके गुहार लगाएं कि कुछ ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को न्यायालय के सामने पता नहीं किस कारण से पुलिस प्रशासन या जो भी संस्था उसे बंधक बनाए हुए है नहीं प्रस्तुत कर रही है, तो ऐसी हाल में हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। अब बात करते हैं परमादेश। परमादेश यानी मैंडेमस। इसमें ये शब्द है जो परमादेश, इसको कहते हैं हम आदेश देते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये आदेश देगी किसी भी सार्वजनिक निकाय या सार्वजनिक व्यक्ति को कि अपने कर्तव्यों की पूर्ति वो सही ढंग से करें। अगर वो अपने कर्तव्यों की पूर्ति सही ढंग से नहीं करते पाए जा रहे हैं तो उनके खिलाफ मैंडेमस या परमादेश जारी किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर यह नहीं लागू होता है। साथ ही साथ कार्यरत न्यायाधीश के खिलाफ भी परमादेश नहीं जारी किया जा सकता है। अब बात करते हैं कोवेरेंटो जिसको हम लोग बोलते हैं अधिकार परीक्षा। ये तीसरा हमारा है, जिसमें जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसका कि वह वैधानिक रूप से अधिकारी नहीं है, तो न्यायालय इस रीट द्वारा पूछता है कि वह किस आधार पर कार्य कर रहा है। यह रीट व्यक्ति या अधिकारी को कार्यालय में कार्य करने से रोकता है, जिसके लिए वह पात्रता है या अधिकृत है या नहीं है, इसकी पुष्टि होने के बाद ही
यानी को वारंटो के तहत पुष्टि होने के बाद ही उसे सार्वजनिक कार्यालय में अनधिकृत तौर पे कार्य करने दिया जाएगा कि नहीं। पर जब को वारंटो उस व्यक्ति के खिलाफ जारी होगी तो उसे कार्य करने के लिए रोक दिया जा सकता है। अब जानते हैं दो ऐसे अधिकार, माफ कीजिएगा, रीट्स जो न्यायालय न्यायालय की ही समक्ष प्रस्तुत करती है, जारी करती है। जो उसमें पहला है प्रोहिबिशन, जिसे हम प्रतिषेध बोलते हैं। यह एक न्यायिक रीट है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना या मना करना। जब कोई निचली न्यायालय या निचले स्तर की न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई कर रही हो, तो इस स्थिति में उच्चतर न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकती है, जिसे रीट ऑफ प्रोहिबिशन कहा जाता है। और साथ ही साथ उच्चतर जो अदालत है, ये बात पूछती है कि आप किस अधिकार के तहत इस पर कार्य कर रहे हैं, या मतलब ये कार्य कर रहे हैं। अंतिम और आखिरी हमारा रीट जो है उत्प्रेक्षण, जिसको सरसौरी बोलेंगे। प्रतिषेध के बाद यह भी एक न्यायालयी रीट है। और इसमें क्या होता है कि न्यायिक जो न्यायालय होती है, उच्चतर न्यायालय होती है, वो अपने अधीनस्थ न्यायालय से ये पूछती है, प्रमाणित करने को कहती है। कहीं ना कहीं उत्प्रेषण का मतलब होता है सूचना देना या प्रमाण देना, कि जो केस से संबंधित कागजात और निर्णय आपके समक्ष हैं, उसकी सत्यता और निर्णय में न्याय सम्मत संतुष्टि को आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रस्तुत करें। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि निचली अदालत ने या अधीनस्थ न्यायालय ने अपने कार्य में अच्छी तरीके से सत्यता या निष्ठा का ध्यान नहीं रखा है, तो वो इस रीट के तहत क्या करेगी कि निचले अदालत की या अधीनस्थ न्यायालय की उस केस को रद्द कर देगी। यानी यह भी एक प्रकार का न्यायालयिक रीट है। इस लेख में एक ध्यान देने वाली बात है कि न्यायिक जो अर्ध न्यायिक या अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, निकायों में चलने वाले मुकदमों को वरिष्ठ तौर पे जो न्यायालयों में जब भेजे जाते हैं, आज्ञा दी जाती है, तो इसमें जब उच्चतर न्यायालयों को ये बात जांच करने पर पता चलती है कि जो भी न्याय वहां पे दिया गया था त्रुटिपूर्ण था, तो उसके तहत अंतिम में जब फैसला आएगा, तो वहां पे खुद न्यायिक ही मतलब उच्च न्यायालय अपने निचली अदालतों के, अधीनस्थ न्यायालयों के उस फैसले को पूरी तरीके से निस्तारित और निरस्त कर देगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने कम से कम शब्दों के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ये बातें रखने के प्रयास किया है। अगर आप थोड़ा सा भी मेरे इस वीडियो से अपने आप को ये समझते हैं कि मैंने आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास किया, तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। साथ ही साथ मुझे अपना बेशकीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।